नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी के 8 जिलों में ओले गिरे, आज बारिश का अलर्ट। यूपी में एक बार फिर मौसम अचानक बदल गया। 24 घंटे में 16 शहरों में जोरदार बारिश हुई। सहारनपुर, अलीगढ़, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बुलंदशहर, मथुरा और कासगंज में ओले भी गिरे। लखीमपुर में तो इतने ओले गिरे कि सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। अलीगढ़ में मटर के दाने से बड़े बड़े ओले गिरे हैं। गाजियाबाद, मेरठ समेत 8 शहरों में शनिवार सुबह से बादल छाए हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगह ओले भी गिर सकते हैं। आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे बारिश की संभावना बन रही है। रविवार से हवा का रुख पछुआ हो जाएगा और रफ्तार भी बढ़ जाएगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। बारिश ओले से फसलों को हुए नुकसान का आकलन होगा। यूपी के कुछ जिलों में बारिश के साथ ओले पड़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे जनपदों में अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। सीएम योगी ने यह निर्देश भी दिए हैं कि फसलों को हुए नुकसान का युद्ध स्तर पर आकलन करते हुए शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों में ओलावृष्टि तथा वर्षा हुई है। इन जनपदों में अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, हापुड़, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संभल तथा गाजियाबाद शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में ऑनलाइन आवेदन शुरू। अगर आप उत्तर प्रदेश में अपना खुद का घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक और पात्र लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के अंतर्गत 17,70,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था। अब राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2 की शुरुआत कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए यूपी को बजट जारी कर दिया गया है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार योजना में 9 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय वाले लोगों को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि जिनकी सालाना आय 9 लाख रुपये से कम है और उनके पास खुद का आवास नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। महाकुंभ का समापन, पहले वीकेंड पर भीड़। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो चुका है। समापन के बाद आज पहला वीकेंड है। संगम स्नान वालों की भीड़ ज्यादा है। आज और कल संडे की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 2 मार्च तक कर्मचारियों की ड्यूटी बढ़ा दी है। अब स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि पहले इतनी भीड़ थी तो परिवार और बच्चों के साथ आने की हिम्मत नहीं हुई। अब आसानी से परिवार के साथ आकर स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ न आ पाने वालों को सरकार उनके जिले में संगम स्नान कराने की तैयारी में है। इसके लिए शुक्रवार को फायर ब्रिगेड की गाड़ियां संगम का जल लेकर जिलों के लिए रवाना की गईं। महाकुंभ के सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा के बगल में मुलायम सिंह की मूर्ति लगाई गई थी। इसे अब समाजवादियों ने हटा दिया है। संतों को भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के ऑफिस में लगी आग। प्रयागराज के चकिया में माफिया अतीक अहमद के बंद ऑफिस में आग लग गई। बिल्डिंग से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं। चारों तरफ धुआं फैल गया। यह देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के मकान के लोग घर से बाहर निकल आए। फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आधे घंटे में आग पर काबू पाया। गोबर से बने गुलाल से खेली जाएगी होली। सहारनपुर नगर निगम की श्री शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला ने इस होली को और खास बनाने के लिए अनोखी पहल की है। गौशाला ने गोबर से प्राकृतिक गोमय गुलाल तैयार किया है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। इस अभिनव प्रयास के साथ सहारनपुर की कान्हा उपवन गौशाला यूपी की पहली ऐसी गौशाला बन गई है जहां गोबर से गुलाल बनाया गया है। गौशाला द्वारा तैयार किए गए इस प्राकृतिक गुलाल को पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा को भी भेजा जाएगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल का पेपर वायरल। यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है। एटा में इसी बीच हाई स्कूल का पेपर लीक हो गया, जिसको लेकर परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। एटा में हाई स्कूल की गणित की परीक्षा का पेपर एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गया। पेपर लीक की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर 45 दिन में
3 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। महाकुंभ के पलट प्रवाह के बीच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना दिया। मंदिर प्रशासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक 45 दिनों में 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। औसतन आंकड़ों की बात करें तो रोजाना 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। मंदिर के इतिहास में श्रद्धालुओं की यह संख्या सबसे ज्यादा है। सावन से ज्यादा माघ और फाल्गुन में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। नकली नोट रखने वाले 3 दोषियों को सजा। औरैया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने नकली नोटों के एक पुराने मामले में 3 दोषियों को सजा सुनाई है। कल्लू पाठक, सुरेश कुमार दुबे और नीरज सोनी को 5 साल की कैद की सजा दी गई है। साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 24 सितंबर 2011 का है। तत्कालीन थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे को सूचना मिली थी कि जालौन चौराहे पर 3 व्यक्ति बड़ी मात्रा में नकली नोटों के साथ मौजूद है। पुलिस ने छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कल्लू पाठक से 1000 के 100 नोट और 500 के नोटों की 2 गड्डियां बरामद की। सुरेश कुमार दुबे से 1000 की एक और 500 रुपए की एक गड्डी मिली। नीरज सोनी के पास से 500 रुपए की एक गड्डी बरामद हुई। तीनों ने स्वीकार किया कि वे ये नोट पश्चिम बंगाल के जिला फरक्का के एक एजेंट से खरीद कर लाते थे। महाकुंभ सेवा के बाद गौतम अदानी बोले, तेरा तुझको अर्पण। गौतम अदानी ने महाकुंभ की समाप्ति पर अपने अनुभव देश के साथ साझा किए। उन्होंने महाकुंभ में अपने सेवा कार्य को तेरा तुझको अर्पण की भावना से किया गया। उन्होंने देश भर को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही लिखा कि मेरा मानना है कि जीव मात्र की सेवा ही ईश्वर के साक्षात्कार का श्रेष्ठ मार्ग है। महाकुंभ तेरा तुझको अर्पण की भावना को साकार करने का अवसर देता है, जहां हम जननी जन्मभूमि से प्राप्त सब कुछ उसे समर्पित कर सकते हैं। लाखों श्रद्धालुओं की सेवा करके हम स्वयं को धन्य मानते हैं। वास्तव में सेवा करने वाला नहीं, बल्कि सेवा ग्रहण करने वाला ही हमें परमात्मा तक पहुंचने का अवसर देता है। ऐसे हमें जिन भाई बहनों और संतजनों की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ, उन्हें करबद्ध नमन। बता दें कि अदानी समूह में महाकुंभ के मौके पर इस्कॉन के साथ हाथ मिलाकर प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालुओं में महाप्रसाद वितरण का सेवा का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉटरी 4 मार्च को निकली। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लखनऊ नगर निगम द्वारा पारा क्षेत्र में बनाए जा रहे 254 भवनों की लॉटरी प्रक्रिया 4 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया में 830 आवेदकों में से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। स्मार्ट मीटर नहीं लगे तो यूपी को हो सकता है करोड़ों का नुकसान। राज्य में सरकारी भवनों व कार्यालयों पर इस महीने के अंत तक स्मार्ट मीटर नहीं लगा तो केंद्र सरकार रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत मिलने वाले अनुदान को रोक सकती है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान रोके जाने का भय दिखने लगा है। शीर्ष प्रबंधन ने निचले स्तर के कार्मिकों को भी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने में झोंक दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल सरकारी कार्यालयों व भवनों पर 31 मार्च तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश सभी विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को दिया है। प्रबंध निदेशकों को यह भी अवगत कराया है कि 31 मार्च तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लग पाने की स्थिति में केंद्र सरकार आरडीएसएस योजना के तहत राज्य को दिए जाने वाले अनुदान को रोक सकती है। हाथरस में तूफान और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान। हाथरस के सिकंदराराव क्षेत्र में तेज आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। सिकंदराराव के मूढ़ा नौजरपुर, देवीपुर, खिजरपुर, वाजिदपुर, आरिफपुर, भोगपुर और सुजावलपुर गांवों में किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं, मटर, चने, जौ और सरसों की फसलें तबाह हो गईं। पकी हुई सरसों की फसल औलों की मार से जमीन पर बिछ गई। गेहूं और जौ की कच्ची फसल भी तेज बारिश से खेतों में ही गिर गई। तूफान से बिजली विभाग को भी लाखों रुपये का नुकसान हुआ। कई जगह पेड़ टूटकर बिजली की लाइनों पर गिर गए। इससे बिजली के खंभे भी टूट गए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए अप्रैल तक का अल्टीमेटम। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का द्विवार्षिक अधिवेशन जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल यादव और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष क्रांति सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल यादव ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। सरकार को अप्रैल माह तक का समय दिया गया है। अगर केंद्र और राज्य सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। गोरखपुर में 3 मंजिला मस्जिद का अवैध निर्माण टूटना शुरू। गोरखपुर में घोष कंपनी चौराहे पर स्थित 3 मंजिला अब्बू हुरैरा मस्जिद के अवैध निर्माण को
खुद मस्जिद कमेटी के लोगों ने तुड़वाना शुरू कर दिया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को 15 दिन में खुद ही ध्वस्त करा लेने का आदेश जारी किया था। यह चेतावनी भी दी थी कि यदि स्वयं ध्वस्तीकरण नहीं किया गया तो प्राधिकरण ऐसा करके इसका खर्च भी वसूल करेगा। प्रशासन के अल्टीमेटम को देखते हुए मस्जिद कमेटी ने शनिवार को खुद अवैध निर्माण तोड़वाना शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर मस्जिद के पक्षकार ने मंडलायुक्त की कोर्ट में अपील भी की थी, जिस पर 3 मार्च को सुनवाई होनी है। यूपी में अब जलभराव की समस्या से मिलेगी निजात। बारिश के दौरान शहरों में जलभराव न हो, इसके लिए अभी से काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नगरीय अविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के तहत मथुरा, मुरादाबाद, आजमगढ़ व गाजियाबाद में 16 प्रमुख विकास परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए 1,59,00,000 रुपए से अधिक धनराशि स्वीकृति की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से शहरी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज से दिन में नहीं उतरेंगे विमान। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज से 4.5 महीने तक दिन में कोई फ्लाइट नहीं उतरेगी। एयरपोर्ट के रनवे पर निर्माण काम चल रहा है। इसके चलते 1 मार्च से 15 जुलाई तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उड़ानें पूरी तरह बंद रहेंगी। कुल 16 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। इनमें 9 फ्लाइटें इंडिगो की हैं। दिल्ली, मुंबई और इंदौर की फ्लाइट्स कम की गई हैं। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रशासन ने 1 मार्च से नया शेड्यूल जारी किया है। वाराणसी में एनएसजी कमांडो के घर लाखों की चोरी। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के पर्वतपुर में एनएसजी कमांडो के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोर लाखों के आभूषण, जरूरी सामना सहित लाइसेंसी बंदूक की कई राउंड गोली भी उठा ले गए। घटना की जानकारी तब हुई जब परिवार महाकुंभ स्नान के बाद घर लौटा तो घर का ताला टूटा और सामाना बिखरा हुआ मिला। लाइसेंसी बंदूक घर के आंगन में मिली। फिलहाल इस संबंध में भुक्तभोगी ने लिखित तहरीर चौबेपुर थाने में दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इकाना स्टेडियम पर 28 करोड़ 42 लाख रुपए टैक्स बकाया। लखनऊ नगर निगम ने इकाना स्टेडियम पर 28 करोड़ 42 लाख रुपए टैक्स बकाये का नोटिस जारी किया है। वीपीएल और आईपीएल मैचों के पहले नगर निगम ने टैक्स जमा करने को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन को लेकर उठी आपत्तियों का निपटारा कर दिया है। टैक्स पूरी तरह से सही लगाए गए हैं। अब इसके भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। रटीई के तहत तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में 25% सीटें वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। जिन अभिभावकों ने अभी तक अपने बच्चों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे इस चरण में शामिल हो सकते हैं। साथ ही पहले के चरणों में जिन बच्चों के आवेदन त्रुटियों के कारण निरस्त हो गए थे, वे भी पुनः आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती और खेत तालाब योजना सरकार की प्राथमिकता में है। इसे दार देने के लिए कैबिनेट से 1191 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। इसके लिए बीज से लेकर बाजार तक प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार से बढ़ावा मिल रहा है। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती जन, जमीन और जल के लिए संजीवनी है। इसको ध्यान में रखकर इसे बढ़ाया जा रहा है। अब सिर्फ गंगा ही नहीं, अन्य नदियों के किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसके लिए 1886 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इस पर 270.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी बजट में सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 124 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। योगी के मंत्री ने डीजीपी से मांगी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री और उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य दानिश आजाद अंसारी ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने रमजान को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जिक्र किया है। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने डीजीपी प्रशांत कुमार को पत्र लिखकर सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की। उन्होंने जुमे की नमाज के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त करते रहने की बात कही। उन्होंने कहा, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर किसी भी संभावित समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए जाएं। ओपी राजभर बोले, वक्फ बोर्ड का नियम लोकसभा राज्यसभा से होगा पास। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने पदाधिकारी संघ समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद सपा पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में
इतना बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न हुआ निश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है हर बात पर विरोध करना। वाराणसी में निवेशकों को 1000 करोड़ का नुकसान। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट के चलते वाराणसी के निवेशकों को बीते 4 दिनों में लगभग 1000 करोड़ की चपत लगी है। शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसकी वजह से निवेशकों तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। एयरपोर्ट से आज 1 मार्च से अब बेंगलुरु, कोलकाता और गोवा के लिए उड़ान शुरू हो चुकी है। वहीं 22 मार्च 2025 से चेन्नई और जम्मू के लिए भी उड़ान शुरू की जा रही है। 5 शहरों के लिए एयर इंडिया टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पहले ही शुरू कर चुका है। गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट से पहली बार एक 180 सीटर विमान ने उड़ान भरी। विधान परिषद में गूंजा शिक्षक तबादला मामला। राजधानी लखनऊ स्थित विधान परिषद में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ट्रांसफर के लिए आए 88 आवेदनों में से सिर्फ 4 शिक्षकों के तबादलों पर सवाल उठे। भाजपा के ही देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रश्न प्रहर में कहा कि सिर्फ इतना बता दिया जाए कि शेष मामलों में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण नियमावली 2024 जारी की गई थी। सभी आवेदन एकल ट्रांसफर के लिए हैं, कोई भी आवेदन पारस्परिक स्थानांतरण के लिए नहीं है। छात्र हित में बीच सत्र में तबादले नहीं किए गए। अगले 1 माह में परीक्षण पूरा हो जाएगा, जो उचित होगा निर्णय ले लिया जाएगा। चमोली में 8वीं तक के स्कूल बंद। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए एवलांच में 55 लोग फंसे थे। इनमें से रेस्क्यू टीम ने 47 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, जबकि 8 श्रमिक अभी भी लापता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी चमोली जिले में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार चमोली जिले में वर्षा से भूस्खलन, हिमस्खलन की घटना हो सकती है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में आज यानी 1 मार्च का अवकाश घोषित कर दिया है। कल रविवार होने की वजह से स्कूल बंद रहेंगे। अब सभी स्कूल 3 मार्च यानी सोमवार को खुलेंगे। प्रयागराज, मेरठ सहित यूपी के 5 शहरों में आवासीय योजनाएं आने की उम्मीद। केंद्र व प्रदेश सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के बजट पर 7 मार्च को मुहर लगेगी। परिषद ने विधानसभा के सत्र समापन के बाद निदेशक मंडल की बैठक कराने का निर्णय लिया है। प्रयागराज, मेरठ सहित 5 शहरों में आवासीय योजनाएं आने की उम्मीद है। इन योजनाओं को नए वित्तीय वर्ष से धरातल पर उतारा जा सकता है। आवास विकास परिषद ने दिसंबर माह में गाजीपुर, प्रतापगढ़ व मऊ में नई आवासीय योजनाओं पर मुहर लगाई थी। अब उसी तर्ज पर अन्य शहरों में भी योजनाएं लाई जाएंगी। प्रयागराज से कोलकाता, चेन्नई समेत 25 शहरों के लिए फ्लाइट और हेलीकॉप्टर सेवा बंद। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट से शुरू हुई करीब 25 शहरों की हवाई सेवा शुक्रवार रात बंद हो गई। विमानन कंपनियां एयर इंडिया, स्पाइस जेट और स्टार एयर ने अपनी सेवाएं बंद कर दी। गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता समेत कई बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी थी। अन्य शहरों को वाया दिल्ली जोड़ा गया था। अब प्रयागराज एयरपोर्ट से सिर्फ रूटीन की फ्लाइटों का संचालन होगा। इसके साथ ही प्रयागराज एयरपोर्ट से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद हो गई। महाकुंभ शुरू होने के साथ ही कई विमानन कंपनियों ने श्रद्धालुओं के लिए सेवाएं शुरू की थीं। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली की सरकार ने वाहनों को लेकर शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 31 मार्च के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के ईंधन स्टेशनों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल देना बंद कर देगी। हज यात्रा पर जाने वाले बुजुर्गों के साथ होना चाहिए युवा पार्टनर। हज यात्रा पर जाने के लिए मुरादाबाद के करीब 25% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है। लेकिन ऐसे बुजुर्ग लोगों को अब हज यात्रा करने के लिए लागू की गई एक नई शर्त का पालन करना होगा। उनके साथ हज यात्रा पर जाने के लिए एक युवा पार्टनर होने पर ही उन्हें इसका मौका मिल सकेगा। बुजुर्गों के पार्टनर हज यात्री की उम्र अधिकतम 45 साल ही मान्य होगी। यह नियम इस साल की हज यात्रा के लिए लागू होगा। मुरादाबाद में हज यात्रा के लिए मुख्य ट्रेनर नियुक्त हुए युवा निर्यातक मो नाजिम ने बताया कि पिछले वर्ष हज यात्रा के दौरान जबरदस्त हीटवेव के चलते कई लोगों की मौत हो गई थी। योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में पेश किए गए यूपी के मेगा बजट 2025 से 26 में न्याय विभाग के लिए सरकार करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करके प्रदेश की अदालतों का कायाकल्प करने जा रही है।
इस धनराशि से न केवल न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में उल्लेखनीय मदद मिलेगी, बल्कि अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों का कल्याण भी योगी सरकार की उच्च प्राथमिकता पर है। योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के लिए नए भवन के निर्माण के लिए करीब 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह लखनऊ बेंच पर बढ़ते कार्यभार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। वृंदावन में मुस्लिम समाज की दुकानों पर पाबंदी पर बोले मौलाना। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों पर महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने पाबंदी लगाई थी और अब वृंदावन के मेले में इस तरह की घोषणा होने से देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर सवालिया निशान है। इस तरह के फैसले देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। अवनीश अवस्थी 1 साल और बने रहेंगे सीएम योगी के सलाहकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल एक बार फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2022 में सेवानिवृत्त होने के बाद से वह प्रशासनिक मामलों में सलाह देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में सलाहकार बनाए गए थे। तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। वह 28 फरवरी 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। अवनीश अवस्थी को सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अफसरों में माना जाता है। रमजान और होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक सहारनपुर डीएम मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में रमजान माह, ईद एवं होली पर्व को शांति एवं कानून व्यवस्था के साथ मनाने को लेकर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों, मौजूद नागरिकों और शांति समिति के सदस्यों की बैठक हुई। उन्होंने कहा, सहारनपुर की गंगा जमुनी तहजीब हमेशा मिसाल रही है। उन्होंने सभी धर्मगुरुओं, शांति समिति के सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों से अपील की कि आपसी सहयोग और सौहार्द के साथ पर्व मनाएं, किसी भी तरह की नई परंपरा न डालें और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। यदि किसी को कोई समस्या हो तो जिला प्रशासन से संपर्क करें ताकि समय रहते समाधान किया जा सके। डंकी रूट से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर बड़ा एक्शन। अमेरिका से अवैध अप्रवासियों के जबरिया भारत भेजने के बाद डंकी रूट से लोगों को विदेशों में भेजने वाले एजेंट पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। यूपी के पीलीभीत में ही 2 हफ्ते में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है। 20 से ज्यादा एजेंटों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इन एजेंटों को आमतौर पर डंकी रूट संचालक भी कहा जाता है। पुलिस के अनुसार इन एजेंटों ने लोगों को विदेशी वीजा, नौकरी और शिक्षा के अवसर दिलाने के झूठे वादे करके ठगा है। अयोध्या में अवैध होटल हुआ सील। अयोध्या में श्रद्धालुओं से मारपीट के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम सदर विकासधर दुबे ने मान होटल को सील कर दिया है। यह होटल कोतवाली नगर के अम्मानीगंज क्षेत्र में स्थित है। होटल को सील करने का मुख्य कारण इसका सराय एक्ट के तहत पंजीकृत न होना है। विकास प्राधिकरण ने पहले ही होटल को नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद होटल अवैध रूप से संचालित हो रहा था। चांद नजर आया। इसके बाद मुस्लिम समुदाय ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी। मस्जिदों की छतों और खुले मैदान से लोगों ने चांद का दीदार किया। आसमान में आतिशबाजी की रोशनी भी देखी गई। रमजान के पवित्र माह में मुस्लिम समुदाय रोजे रखता है। चंदौली में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। चंदौली के सदर तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और प्रभारी एसपी अनिल कुमार यादव ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में कुल 73 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से केवल 8 का मौके पर समाधान किया जा सका। बरहनी ब्लॉक के कल्याणपुर गांव से आए एक फरियादी ने सफाई कर्मचारी की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। डीएम ने डीपीआरओ को 1 सप्ताह में सफाई कर्मी की नियुक्ति का आदेश दिया। 166 जोड़ों को मिला 35 हजार रुपए का उपहार। सीतापुर के दशहरा मेला मैदान बिस्वा में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 166 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक बिस्वा निर्मल वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जोड़े शामिल हुए। बिस्वाओं से 51, खैराबाद से 34, सकरन से 47, गोंदलामू से 2, लहरपुर नगर निकाय से 6, महमूदाबाद नगर निकाय से 12, पैंतेपुर नगर निकाय से 4, बिस्वा नगर निकाय से 3 और सीतापुर नगर निकाय से 7 जोड़ों ने विवाह किया। गंगा समिति की बैठक में डीएम का बड़ा फैसला। मऊ में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय गंगा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। डीएफओ पीके पांडेय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश का हवाला देते हुए बताया कि जिले की नदियों में अब ट्रीटमेंट के बाद ही जल छोड़ा जाएगा। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तमसा नदी में कुल 21 नाले गिरते हैं।
नगर पालिका परिषद से 13 नाले, कुर्ती जाफरपुर से 2, वलीदपुर से 2 और दोहरी घाट नगर पंचायत से 4 नाले तमसा नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। केशव प्रसाद बोले, अखिलेश हमारे सलाहकार नहीं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, जिन्होंने महाकुंभ पर सवाल उठाए, उमड़े जन सैलाब ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है। केशव झांसी के सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। महाकुंभ भगदड़ में मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के अखिलेश यादव के सुझाव पर डिप्टी सीएम ने कहा, अखिलेश हमारे सलाहकार नहीं है, सरकार जानती है कि क्या और कैसे करना है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। उन्होंने महाकुंभ में सरकार की व्यवस्था को बेहतर बताया। बांदा में एक दिन में 100 वाहनों के कांटे चालान। बांदा में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के मुख्य चौराहों पर चलाए गए इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने हेलमेट न लगाने वाले दोपहिया वाहन चालकों समेत कुल 100 वाहनों के चालान काटे। इस दौरान करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।